फादर रिटर्निंग होम एक टिपिकल मुंबई की लाइफ को पोर्ट्रेट करती हुई पोयम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। दिलीप चित्रे ये पोएट का नाम है, उन्होंने लिखी हुई है, और उनकी लिखी हुई पोयम पिछले सिलेबस में भी, पिछले 12th के सिलेबस में भी थी, जो था फेलिंग ऑफ द बेनियन ट्री। अमेजिंग राइटर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, और कॉमन मैन की लाइफ पे बहुत ज्यादा लिखते हैं, और बहुत स्पेसिफिक लिखते हैं। बहुत सिंपल भाषा है, और उसमें बहुत सी छुपी हुई चीजें रहती है, इसलिए समझने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम हो जाती है। पहला आइस ब्रेकर है, डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस व्हाइल कम्यूटिंग टू एंड फ्रो फॉर कॉलेज विथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें क्या क्या है बेटा, बताओ। ट्रैफिक रश रहता है, बैठने को जगह नहीं मिलती है, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, क्राउडेड, हाँ क्राउडेड भी है, वेटिंग पीरियड ज्यादा है, स्टैंडिंग बहुत ज्यादा रहना पड़ता है, और क्या रहता है, इवन सर गर्ल्स के लिए अनसेफ रहता है। वेरी गुड, अनसेफ फॉर मेनी पीपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज ऑल्सो हाई, और फटीक फुल होता है, फुल ऑफ फटीक। इंसान क्या हो जाता है, एकदम दब जाता है, घबरा जाता है, होता है कि नहीं होता है ना? होता है सर। हाँ होता है, वेरी गुड। सो ये प्रॉब्लम होता है हमारा ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सिमिलर प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय अदर कम्यूटर्स टू ऑन द वे। तो आप 3 सॉल्यूशन बताओ कि क्या 3 सॉल्यूशन है कि आपके प्रॉब्लम को उनको फेस ना करना पड़े, तो क्या हो सकता है? गिव देम प्लेस टू सिट, बैठने के लिए जगह दी जानी चाहिए, वेटिंग पीरियड कम होना चाहिए, लिमिटेड सीट्स और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जैसे अभी मेट्रो में आपको घूमना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उसमें इजीली आप जा सकते हो, तो लिमिटेड सीट्स और जो ये है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसकी, फेरी ज्यादा होनी चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, थोड़ा म्यूजिक भी हो सकता है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी रहता है, तो इस वजह से क्या होगा कि एक लाइव बन जाएगा। ये सॉल्यूशन है। सीनियर सिटीजन और लेडीज के लिए स्पेशल बसेस और स्पेशल चीज चलाई जा सकती है, जैसे नागपुर में लेडीज के लिए चलती है ना पिंक बस, तो वो अच्छी भी है। फिर आगे का जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द वेब। वेब आपको कंप्लीट करना है टेबल को। द वे यू एल्डर टेक केयर ऑफ अस, द वे यू कैन टेक केयर ऑफ एल्डर्स। तो आपके घर वाले आपको किसे करते हैं, लव करते, प्रोटेक्ट करते हैं ना, मम्मी पापा करते कि नहीं करते? फिर आपके एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं, दूसरी चीज आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा जाता है, मनी प्रोवाइड करते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये सारा काम करते कि नहीं एल्डर्स? अरे हाँ ना? यस सर। आप Yes, क्या क्या sir. कर सकते हो बताओ, आप कुछ करते हो क्या फैमिली के लिए? उनके डेली इसमें आप मदद करते हो क्या? लॉकडाउन में कितनों ने अपने मम्मी पापा का हाथ बटाया क्योंकि घर में थे? एक का भी आवाज नहीं आया? मैंने सर मैंने की ना। यस सर। नहीं नहीं किया ना सर, आप ऐसा बता रहे हो जैसे कि मैं सबके घर में आके देखता हूँ, है ना? मुझे तो पूछा मैंने सवाल, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि आप लोग कहाँ रहते हो, क्या करते हो। पर अच्छा है आपने किया। कितने दिन किया, एक बार 2 बार? सर नहीं डेली सर, का मैंने होगा। 2 साल। डेली सर किया? मैं 2 साल से करते आ रहा हूँ। 2 साल से कर रहे हो? क्यों हाँ क्यों क्या हाँ होगा? 2 साल से कर रहे हो क्यों? मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस वर्क भी करता हूँ पापा का। पापा का बिजनेस है क्या? हाँ हाँ, तो अब इसको ऑफिस वर्क नहीं कहते बेटा, आप बिजनेस की संभालने की प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, प्लीज कीप इट अवे फ्रॉम दिस। आप अपनी गद्दी संभालने वाले हो पापा की, उसको आप अपने अच्छे इसमें लेके आओगे क्या? वेरी स्मार्ट। कौन सर बोला लेकिन ये? कौन सर कौन? लेकिन मैं मतलब पापा का बिजनेस थोड़ा संभालना है मुझे। अब वो मुझे क्या पता है ओम प्रकाश, बट हमें तो हम, खुद का करना है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम ये देख रहे हैं
कि भाई एल्डर लोगों को हम कैसे मदद कर सकते हैं, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व ना हो, तो उनको डेली चोर्स में मदद करना हो सकता है, उनको उनके साथ थोड़े समय बैठ के अपनी जो उनकी यादें हैं वो शेयर करना हो सकता है, बाहर की वेजिटेबल जो मार्केट के काम है जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस होती है वो शेयर कर लेना हो सकता है। ये चीज हो सकती है जो आप अपने बड़ों के साथ करते हैं। उनकी हेल्थ एक्सरसाइज में मदद करना, उनको अगर कहीं जाना है, सोशल एंगेजमेंट्स में जाना है, ओके, थोड़ा डॉक्टर विजिट्स के लिए लेके जाना, ये सब हो सकता है। उनका बैंक का काम कर लिया जाए और पूरा मार्केट कर लिया जाए, इस प्रकार से मदद करते हैं। जहाँ पे उनको फिजिकल या मेंटल थकान होती है उसको हमने अपने हाथ में ले लिया तो अच्छा। आपकी ड्यूटीज पेरेंट्स की तरफ क्या क्या है, जल्दी बोलो, पेरेंट्स की तरफ क्या क्या है, सिबलिंग्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ। पेरेंट्स के लिए क्या क्या है? टू बी लॉयल, लॉयल, Respect them. हाँ, रिस्पेक्ट, यस, Responsibilities. रिस्पेक्ट तो मॉरल वैल्यू होगी। ड्यूटीज क्या है? अरे आप उनका बोझ शेयर करोगे कि बढ़ाओगे? आपकी शेयर करेंगे ना। शेयर करना पहली ड्यूटी होती है। उसके बाद आपकी ड्यूटी ये रहेगी कि मान लो आपका किसी का ऐसा हो, भगवान न करे, कि कोविड में उनकी पगार कम हो गई, तो आपकी ड्यूटी क्या रहेगी? अगर उनकी मान लो पिताजी की पगार सिचुएशन में खर्च कम करना, खर्च खर्च कम खर्च करना, कम करना. खर्च कम करना, उनको प्राउड फील कराना, उनको कंफर्ट फील कराना, उनको फ्यूचर के लिए आश्वस्त कराना। कितने लोग पापा थक के आए हैं तो पानी देते, गिलास का एक गिलास पानी दे देते हैं? सर मैं देती हूँ। सर बिल्कुल, मैं भी. हाँ, मैं. लड़कियां तो देती सर है। मैं भी देता हूँ। अरे वाह, लड़के, लड़कों का इम्पोर्टेंट है। कितने सर पैर सर दबा के बहन देते देती है बस। पैर भी दबा के देते? गुड, मेरे को बहुत पसंद आते हैं बच्चे, वेरी गुड। तो ये रहती सिबलिंग्स, जो आपके भाई बहन है, उनकी तरफ क्या जिम्मेदारी है? अगर छोटे हैं तो उनको गाइड करना, गाइड करना, उनके उनको सपोर्ट करना. सपोर्ट इन राइट थिंग्स, ये लिखिएगा। हर चीज में सपोर्ट थोड़ी करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि उनको गाइड करना है, उनको आपने सही प्रकार से वो गलतियां जो आपने की है वो शेयर करना ताकि वो गलती न करे। उनकी बिहेवियर जहाँ पे रॉन्ग होते हैं वहाँ पे उनको समझा मोटिवेट करना, मोटिवेट करना, पॉजिटिव रखना, और एक एल्डरली छाया भी रखना, एक स्ट्रेंथ देना कि ओके डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी ये रहती है कि भाई जब अगर वो बूढ़े हो गए हैं, उनको तो उनको सर टाइम देना ग्रैंड पेरेंट्स को। टाइम देना, उनके साथ अगर डॉक्टर टाइम के यहाँ स्पेंड जाना, करना। हाँ डॉक्टर के यहाँ पे भी जाना, वो भी रहता है। और वो उनकी जो एक्सपीरियंस है उसको सुनना, भले कितनी भी हमें वो बहुत एक्साइटिंग न लगे। ग्रैंड पेरेंट्स से टीचर्स के लिए जिम्मेदारी, एक का मुंह नहीं खुल रहा, अरे क्या रहता है, रिस्पेक्टफुल रहोगे ना टीचर के साथ, यस यस सर। सर. है ना? सर वो तो मॉरल वैल्यू हो गया ना। कर्टेसी तो रखोगे, कर्टियस रहना, ठीक है। और ग्रेटफुल फॉर द हेल्प. उसके बाद उनके साथ साथ उनकी जो मॉरल टीचिंग दी गई है उसको आगे बढ़ाना, और उनको हमेशा एक क्या रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, और उनके जो एफर्ट्स है उसका रिजल्ट देना। अगर कोई टीचर आप पे एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा है, आपको ले रहा है, तो उसके रिजल्ट उसको मिलने चाहिए ना, यस, कि भाई मैंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया, अच्छा बच्चा है। क्लासमेट के साथ वही जो हम सिबलिंग के साथ रहते हैं कि नोट्स को शेयर करना है, हम नहीं करते, नोट्स शेयर करना हो गया। या फिर हम ये बात करेंगे कि भी उनके साथ अगर वो लेजी है तो उसको थोड़ा सा बताना कि राइट नाउ इट्स नॉट टाइम टू बी लेजी, इट्स टाइम टू बी डूइंग समथिंग गुड, मॉरल सपोर्ट। इस प्रकार से आप अपने क्लासमेट्स को दे सकते हैं। क्लासमेट्स वाले आप बहुत जानते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो पैसा देना, गलत काम के लिए नहीं देना। ओके, so poem is written by दिलीप चित्रे, सेलिब्रेटेड बाइलिंगुअल पोएट है, ट्रांसलेटर है, और रिमार्केबल काम किया मराठी और इंग्लिश में, रिमार्केबल, बहुत वर्सिटाइल पर्सन है। पेंटिंग, फिल्म मेकिंग से लगा के मैगजीन में कॉलम लिखना, बहुत कुछ किया है। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो भारत में सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है वो भी इन्होंने जीता है।
संत तुकाराम, बोलिए। बायलिंगुअल पोएट मतलब? अरे दोनों भाषा में लिखने वाला रे, दो भाषा, मराठी इंग्लिश। संत तुकाराम, इनका शेष तुका, तुका म्हणे वाला जो उनके पॉपुलर अभंग है तुका म्हणे, उसको ट्रांसलेट करने का काम भी किया है और बहुत से मराठी संतों का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। एग्जाइल, alienation, self-disintegration and death are observed to the major theme of the work. तो यानी एक्सिल यानी कहीं से किसी से दूर चले जाना, तो खुद से ही अपरिचित होना, एलियनेशन यानी खुद से अपरिचित हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना और मौत, ये इनके थीम मेन रही है। थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन है दिलीप चित्रे। ये जो पोएम है ट्रैवलिंग इन अ केज, इससे लिया हुआ है, जिसमें वो एक सबअर्बन कम्यूटर यानी एक साधारण व्यक्ति जो छोटे छोटे टाउन में, जैसे मुंबई के सबअर्ब्स रहते हैं, सबअर्ब्स जो उनके ऊपर नगर है वहां पे रहता है, उसकी लाइफ है। लाइफ कैसी है भी? डल, मोनोटोनस, एग्जॉस्टेड और पीटीएबल डेली रूटीन, दया ऐसा रूटीन रहता है। खुद के ही घर में एलियनेशन है, खुद के बच्चे नहीं पहचानते। स्टेल फूड यानी बासी खाना होता है, शेयर कोई कुछ करता नहीं। बच्चे रिफ्यूज करते हैं अपने जॉय शॉरर्स को शेयर करने के लिए। और हार्डवर्क जो रहता है पिताजी का, वो रिटायर ने फोर्स टू रिटायर इनटू सॉलिट्यूड, वो अकेलेपन में ही चला जाता है वो व्यक्ति। ये पेनफुल लोनलीनेस को जो सिंबल ऑफ मैन है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैन मेड, इसको पोर्ट्रेट किया है दिलीप चित्रे ने। तो देखते, कम्यूटर का मतलब जो रेगुलर एक ही तरह का वर्क, एक ही काम करता है, उसको कम्यूटर बोलते। कॉमन मैन इन वेरी सिंपल वर्ड्स। फादर रिटर्निंग होम, घर पे आते हुए पिताजी। माय फादर ट्रेवल्स on the late evening train, standing along silent commuters in the yellow light. Suburban light past his unseeing eyes, his shirt and pant are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his back stuffed with book is falling apart. एक पिक्चर बताया है पिताजी का, और देख के हमें मुंबई की लाइफ याद आती है। मुंबई की वो लाइफ जिसको कई करोड़ों लोग जीते हैं। कि बोले मेरे पिताजी लेट इवनिंग ट्रेन, इसमें फोकस करो, लेट इवनिंग ट्रेन में चढ़ते चढ़ते बहुत शाम हो गई है। 7, 7:30 बजे अगर ट्रेन में चढ़ोगे तो शायद 10 बजे घर पहुंचोगे। 7:30 भी बड़ी बात की है, 8, 8:30 तक कई लोग चढ़ पाते, 9 तक भी चढ़ते हैं, अलग अलग टाइमिंग होते हैं। तो सोच लो कि कोई जिसको 2 घंटे ट्रैवल करना है, वो 8 बजे चढ़ता है, तो कब तक पहुंचेगा बेचारा। लेट इवनिंग ट्रेन में पिताजी चढ़ते हैं और बिल्कुल साइलेंटली जो बाकी के ट्रैवलर्स है येलो लाइट में उनके साथ खड़े रहते हैं, इवनिंग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। येलो लाइट है क्योंकि प्लेटफॉर्म का लाइट की बात कर रहे हैं, अभी तो व्हाइट लाइट आए, पहले येलो ही लाइट हुआ करते थे। सबअर्ब्स लाइट पास्ट इज अनसीइंग आईज, अनसीइंग आईज पे ज्यादा ध्यान दीजिए आप। खड़े हैं वहीं पे कम्यूटर्स के, इसमें इवनिंग ट्रेन में चढ़ गए, इंतजार करिए, अब चढ़ के खड़े, और एक के बाद एक स्टेशन सबअर्ब के, यानी इतने दूर रहते हैं कि सबअर्ब एक के बाद एक उसके आंखों से पास हो रहे हैं, बट अनसीइंग आईज यानी इतने थक गए हैं कि इनका ध्यान भी नहीं है कि वहां से क्या निकल रहा है, क्या स्लाइड हो रहा है, ये ध्यान भी नहीं है, देखते ही नहीं, इतने थक चुके हैं। शर्ट पैंट सॉगी है यानी पूरे पानी से भरे हुए हैं, और ब्लैक रेनकोट जो है इसमें मट्टी से भरा हुआ है। बैग है जिसमें किताबें है, वो फॉलिंग अपार्ट यानी किताबें वो टूटी है, बाहर किताबें निकल रही है, पुरानी सी बैग होगी, इस फॉलिंग अपार्ट। ऐसा वो व्यक्ति मुंबई की बारिश में रेनकोट में गीले कपड़े पहना हुआ, बैग भरी हुई है और भारी भी होंगी क्योंकि फॉलिंग अपार्ट है, बहुत सारे बुक्स उसमें होंगी, भारी भी होंगी, वो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है इन द लोकल ट्रेन। आंखें कैसी है? His eyes dimmed by age fade, homeward through the humid monsoon night.
आंखें एकदम डीम हो गई है एज के साथ, और जो ये है क्या बोलते ह्यूमिड मानसून की रात है उससे और फेड हो रही है। तो घर आते आते होम वार्डन ने एज के साथ हर दिन आते आते वो ह्यूमिड मानसून नाइट में से गुजरते गुजरते आंखें डीम होती चली जा रही है, रोशनी कम हो रही है। ये धीरे धीरे होते हुए शरीर पे परिणाम और जो लूज ये है उसको इंडिकेट करता है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस। और मैं वो इस तरीके से ट्रेन से उतरते हैं जैसे कि एक लंबे से सेंटेंस से कोई शब्दों को निकाल दिया। ये बताता है कि यार किसी को इस व्यक्ति की कोई परवाह नहीं है, सोशली भी कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यानी ट्रेन से उतरे तो इतने थके हारे हैं, इतने लोनली है कि एक लंबी सी कोई सेंटेंस में से एक आध दो शब्द निकाल दो तो फर्क ही नहीं पड़ता। किसी को पड़ता है कि फर्क? 25-30 शब्दों का सेंटेंस से 2-1 निकाल दिया तो आपको फर्क पड़ेगा क्या? मीनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोसाइटी को उसका फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से वो ट्रेन से नीचे आते हैं और भागते हुए हरीज द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, और ग्रे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए जल्दी जल्दी चलना शुरू करते हैं। रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, एंटर द लेन। रेलवे लाइन को क्रॉस करके सड़क पे आते हैं। पूरी चप्पल ये मड से स्टिक है, यानी हरीज ऑनवर्ड्स। और पूरी चिक्कल से भरी हुई चप्पल, और उसी तरीके से ये हरी करते हैं और ऑनवर्ड ये हरी करते हैं, भागते हैं। Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. और घर पे आने के बाद भी क्या देखता हूँ बोलते, मैं अपने पिताजी को देखता हूँ कि वीक टी यानी क्या? अब टी कोई वीक होती है क्या? बट पांचट सी चाय जिसमें ठंडी चाय। ठंडी भी है, पांचट भी है, उतनी ध्यान से बनाई नहीं, प्यार से बनाई नहीं, उतना किसी ने एफर्ट डाला नहीं, गरम भी नहीं है, और दूध यानी आखिरी की बची हुई चाय मिलेगी ना, पूरे दिन भर सबने अपने हिसाब से अच्छा कर लिया, जो दूध कम पड़ गया तो पानी ज्यादा डाल के चाय बना दी ना। और तेल चपाती यानी बासी चपाती, खाने रहे कि उसी बासी चपाती पहले बना दी थी, शायद सुबह की बची, कल की बची है, गरम नहीं मिल रहा खाना, न चाय गरम है ना खाना गरम है, ये बताया। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर रौनक को एंटर करो, वो वेटिंग रूम में, उसने मैसेज भेजा अभी। सो ये स्टेल चपातीस को खाते हुए एक ठंडी सी कम दूध की चाय, बासी चपाती और एक बुक रीड करते हुए ये बैठा रहते हैं पिताजी। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. वो कहते हैं कि भी अगर डीप सोचना भी हो तो टॉयलेट में जाते हैं, इतना शोर शराबा है कि वहां सोच भी नहीं पाते, और वही थोड़ी सी जगह जहाँ पे उसको सुकून मिलता है। तो कंटेम्पलेट, टू थिंक डीपली, वो टॉयलेट जाते हैं। एक व्यक्ति का खुद से ही मैंस एंस्ट्रेंगमेंट यानी एलिनेशन यानी अलग हो जाना, यही मैन मेड वर्ल्ड से, यहीं पे वो एक एलियन नुमा व्यक्ति बन जाता है, जो एक अलग ही प्रजाति का है, जिसको कोई जानता नहीं समझता नहीं, ऑड मैन आउट है। कमिंग आउट ही ट्रम्बल्स एट द सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। वो कहता है आते ही वो ट्रम्बल हो जाता है, कप आता है, बूढ़े भी होने लगे, थक भी जाते हैं, तो सिंक के पास वो ट्रिम्बल होता है और हाथ पे उसके कोल्ड वाटर रन करना शुरू करता है। A few droplets cling to the graying hair on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. और हाथ में भी विस्क, वो क्या बता रहा है, ये ट्रिम्बल और ये ग्रे एयर में उसकी एजिंग बता रहा है, और क्विक एजिंग है, जल्दी एज हो रहा है वो। तो वहां पे सिंह के पास ट्रिम्बल भी होता है, ब्राउन जो हाथ में उसके ब्राउन हैंड में उसके ग्रे हेयर है, रिस्क में
वहाँ पे फ्री ड्रॉपलेट्स भी आपको दिखते हैं। वो बोलता है कि ग्रे हेयर में इन्हें बूढ़ा हो रहा है। और सूलन इन्हें बैड टेम्पर बच्चे हैं जो हमेशा नाराज होते कि मेरे पिताजी इनफ कमाते नहीं, मेरी जरूरतें पूरी नहीं होती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और पिताजी नहीं पूरा करना चाहिए, वो उसके अंदर तो चीज पे ध्यान देते हैं ना तकलीफ पे देते हैं, और शेयर करने को रिफ्यूज करते हैं जोक्स और सीक्रेट। उससे जोक्स और सीक्रेट को शेयर करने के लिए रिफ्यूज करते हैं। यानी परिवार से भी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अब जाके सो जाएंगे। ही विल गो नाउ गो टू स्लीप। लिसन टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ his ancestor and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow passage। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। सोएगा, सोते वक्त दिमाग में क्या चलेगा? तो एक स्टैटिक रेडियो का आवाज, स्टैटिक रेडियो यानी वही धुन में, वही ट्यून में रेडियो चलेगा, वो एक ही उस पे धुन चलेगी। वो स्टैटिक, वो डायनामिक नहीं है, चेंजिंग नहीं है, वही पुराना सा थका सा रेडियो उसको लिसन करेगा। और ड्रीम किसका करेगा? ड्रीम कर रहा है एंसिस्टर्स का और ग्रैंड चिल्ड्रन का। अपने बच्चों का कर रहा है क्या? तो अपने पिताजी माँ बाप के बारे में यानी पास्ट सोच रहा है, फ्यूचर सोच रहा है। इसका मतलब है प्रेजेंट से पूरी तरह से डिटैच्ड है। ही इज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। और दुनिया भर की बातें है कि भी कब ये नोमैड्स यानी जो अतिक्रमणकारी है, जो आक्रांता है, उसने सब कॉन्टिनेंट को भारत में एंटर किया, नैरो पास से एंटर किया। ये सारी बातों के बारे में वो सोचते रहेगा। यानी वो अपनी लाइफ से दूर हटना चाहते हैं, लाइफ की मुश्किल से, लाइफ को छोड़ के सारी चीजों के बारे में सोच रहा है। पास्ट है, फ्यूचर है, एक्सट्रीम पास्ट सोच रहा है। ऐसी चीज है जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता, और ये नैरो पास में वो फिर सो जाता है। ये सब सोचते सोचते, पर प्रैक्टिकल लाइफ नहीं सोचता, उसको वो नहीं जीता। बड़ी थोड़ी सी सोच में रख कर देने वाली पोयम होती है। हमें सोचना भी इस पे जरूर चाहिए। तो कुछ जो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन हम देखते हैं। रिफ्यूजल ऑफ चिल्ड्रन टू शेयर जोक एंड सीक्रेट, इसका क्या मतलब है? जनरेशन गैप। ये भी है, एंग्री की बात नहीं है, दिस इज जनरेशन गैप। और कंसर्न का तो है ही है, पर जनरेशन गैप मेजरली वो बताती है। पोएम के एक्सप्लेनेशन में कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। सर लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में क्या? सर एक्सप्लेन करो फिर से, नहीं समझा। देखिए, सोने को जा रहा है तो उसके नसीब में क्या है? रेडियो का म्यूजिक, वो भी स्टैटिक है। पुराने जमाने में सिर्फ आकाशवाणी चलती थी ना, एफएम चलता था क्या? यस सर, आकाशवाणी। आकाशवाणी पे बहुत इंटरेस्टिंग गाने आते थे क्या? इंटरेस्टिंग म्यूजिक चलता था क्या? नो सर। बोरिंग चलता था। बस वही बोला है कि सरकार को भी है ना, इसका एक टॉन्ट है कि सरकार को भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो वही उसकी जिंदगी में एक ही म्यूजिक चलता है, एक ही रूटीन चलता है, मोनोटोनस, वही वो सुनता है। फिर सपना किसका देखता है? तो पूर्वजों की और पोतों के। यानी प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर। पास्ट में या फ्यूचर में रहना चाहता है। अपनी समस्या से भागने का यही तरीका है। एक बहुत सुनहरा पास्ट था, ये सोच लो, एक बहुत सुनहरा भविष्य होगा, ये सोच लो। वर्तमान को बात करना ही बंद कर दो। ठीक है। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स entering a subcontinent, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass। यानी भी दुनिया भर की फालतू बातें की, फ्यूचर की जो है, भी क्या ड्रीम्स में पास्ट तो फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर ही है कि कब भारत में सब कॉन्टिनेंट में लोग आए थे, उसकी फिक्र करना, उसका सोचना, उसी की विचार करना। जो नहीं हुआ उसको सपनों में क्रिएट करना। कि अब तुम कभी कभी अपन नहीं सोचते क्या, 10वीं में इतनी पढ़ाई कर लेता तो क्या होता? सुना है कि हाँ नहीं? सर। हाँ, तो वो उसकी ही बात कर रहा है कि वो इतनी बुरानी। फिर हम ये सोचते हैं ना,
अगर अभी भी भारत सोने की चिड़िया होता, ब्रिटिश नहीं आए होते तो क्या होता? समझ में आया क्या नहीं? हाँ सर। हाँ, सर नोमैड मतलब? अरे नोमैडिक ट्राइब्स होती है ना, भटकी जमाते। दिख गया? भटकी जमात हाँ पता है? सर। जमात बंजारे। हम्म। हाँ सर। ठीक है, गुड।